गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मी विकास रेड फाइट के चैनल पे। आज मैं डिस्कस करूँगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। इस चैप्टर में टोटली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं मुद्दे पे। ये आते हैं कि इस टॉपिक में सबसे पहले आपको पढ़ना है सेल साइकिल। तो भाई सेल साइकिल कहते किसे हैं? सेल डिवीज़न के वक्त ऐसे समझिए कि जब सेल टूटेगा, जब सेल डिवाइड करेगा एक से दो में, उस टाइम सेल के अंदर क्या क्या चेंजिंग हुए हैं उसे हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। क्लियर ना गाइस? फिर से आराम से समझ आइए कि एट अ टाइम ऑफ सेल डिवीज़न टूटने के टाइम में जो जो चेंजिंग हुए हैं, उस चीज़ को क्या क्या चेंजिंग हो पाया है सेल के अंदर, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। ऐसे आप समझ सकते हो कि ये मार्कर है और इस मार्कर को तोड़ के, ये मार्कर है, इस मार्कर को तोड़ के हमको एक और सेम ऐसा मार्कर बनाना है। सिंपल से ना, ऐसे समझिए, ये कोई एक मार्कर है, इस मार्कर को तोड़ के हमको दूसरा मार्कर बनाना है। तो इसके लिए हम तैयारी करेंगे ना कि इसी के जैसा सेम शेप साइज का जितना भी इसका जो मटेरियल है सब कुछ को लाएंगे, फिर इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद एक से दूसरा बना देंगे। तो सेम वही कहानी है कि सेल साइकिल समझिए, मतलब समझिए ये अगर सेल है तो सेल जब एक से दो टूट रहा है तो मतलब ये समझिए इस सेल है और सेल एक से दो टूट के बना, तो इसकी इस सेल के अंदर क्या क्या चेंजिंग आए उसी को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। समझ में आ गया? फिर से एक बार और कि जब सेल डिवीज़न होगा, सेल जब एक से टूट के जब दूसरा बनेगा तो उस टाइम में सेल के अंदर क्या क्या चेंजिंग आए। जैसे ये एक सेल है, ये सेल एक टूट के दो बना है, समझ में आ गया ना? तो इस सेल के अंदर क्या क्या चेंजिंग आए, इसी को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल अगर आप देखोगे तो सेल साइकिल एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इंटरफेज और दूसरा टाइप होता है एमफेज। तो भाई रटो मत, समझो, ऐसे समझो कि कोई स्टूडेंट है जो अगले साल, समझो आप जस्ट अभी 11th के स्टूडेंट हो और आपको, ये अभी 2021 है, आपको 2023 में एग्ज़ाम देना है नीट का। तो आप 2 साल नीट को मतलब क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए, 600 नंबर लाने के लिए दिन रात पढ़ाई करोगे, है ना? मतलब पूरा दिन रात पढ़ाई करोगे, ठीक? और जब टाइम आएगा एग्ज़ाम का, ऐसे समझिए, जब टाइम आएगा आपका एग्ज़ाम का, उस समय जाइएगा और एक थर्मामीटर आपको लगेगा। वो थर्मामीटर होगा एग्ज़ाम, और उस थर्मामीटर लगेगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और आप उस 3 घंटे में आपको पता चल जाएगा, और साथ में जो भी आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कितना पढ़े, ये कितना रिजल्ट मेरे को आ सकता है। मतलब ऐसे समझो कि सेल साइकिल 2 टाइप का होता है, लेमैन की तरह। एक, जैसे आप हो तो एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करो, तो एक हो गया तैयारी करने का वक्त, और एक होता है एग्ज़ाम देने का वक्त। तो जो तैयारी करने का वक्त होगा उसको हम कहेंगे इंटरफेज, और जो एग्ज़ाम देने का वक्त होता है उसको हम लोग कहेंगे एमफेज। एक और समझिए, आराम से समझिए, प्यार से समझिए। कहने का मतलब है कि सेल साइकिल 2 टाइप का होता है। सेम आप अपने पे समझो कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, 2 साल बाद एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम देने को समझ जाओ एमफिल। क्या समझ जाओ? एमफिल। और एग्ज़ाम देने के लिए आप दिन रात 2 घंटा पढ़ाई, मतलब दिन रात 2 साल घंटों घंटों पढ़ाई करोगे, समझ में आ गया? मतलब तैयारी करोगे, तो उसको हम लोग करते हैं इंटरफेज। अब समझिए, ऐसे सेल साइकिल भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एमफेज। मतलब सेल साइकिल 2 टाइप का होता है। एक में
तैयार किया जाता है, खुद तैयार होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरफेज। और एक में होता है कि सेल टूट जाता है, सेल टूटता है, मतलब एक में आप तैयारी किए और एक में एग्जाम दिए, तो सेम वही कहानी है। एक में तैयारी जिसमें होता है उसको इंटरफेज कहते हैं, और जिसमें सेल टूटता है उसको एम फेज कहते हैं। समझ में आ गया होगा? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, पीछे आप मत जाइएगा, समझिएगा आराम से। सेल साइकिल किसे कहते हैं? एक कंप्लीट चेंज, जब सेल डिवीजन होगा, मतलब सेल के अंदर जो जो चेंजिंग होगा सेल टूटने के बाद, उसी को कहेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल दो तरह के होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। भाई इंटरफेज किसे कहेंगे? इंटरफेज कहेंगे कि सेल खुद को तैयार करेगा, मतलब सेल जो है खुद को तैयार करेगा, तो तैयारी करने का वक्त, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरफेज। इसीलिए इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कह देते हैं। समझ में आ गया? और एक होता है डिवीजन फेज, जिसको हम लोग कहते हैं एम फेज। अब ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में कहने का मतलब डायग्राम में। अब यहाँ ऐसे समझो कि सेल साइकिल दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरफेज, है ना, और एक होता है, कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। एम फेज हो, अब समझिए इंटरफेज तीन तरह के होते हैं, G1 फेज, G2 फेज, G1 फेज। सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, नीट में क्वेश्चन आता है कि इंटरफेज कितने तरह के होते थे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, है ना भाई। और एम फेज कितने तरह के होते हैं? तो एम फेज अभी फिलहाल समझिए कि एम फेज होते हैं दो तरह के। एक होता है, कहने का मतलब कैरोकेनेसिस, है ना, एक होता है कैरोकेनेसिस और एक होता है साइटोकेनेसिस। फिर से आराम से समझिए, इजी वे से समझिए। सेल साइकिल किसे कहेंगे? सेल का तैयार होना, सेल के अंदर जितने भी चेंजिंग आएंगे सेल डिवीजन के वक्त, उसे कहेंगे सेल साइकिल। और सेल साइकिल अगर आप देखते हो तो पार्टिकुलर दो टाइप के होते हैं, इंटरफेज और एम फेज, मतलब एक तैयारी होने का और एक कहने का मतलब एम फेज। ऐसे भी समझ सकते हो मजाकिया लफ्ज में कि जब शादी का वक्त है, मतलब कोई दुल्हन को समझो, कोई भी दुल्हन को शादी होगा, कोई दुल्हन को शादी होगा, तो जितना शादी में, मतलब शादी में तैयार होने का जो वक्त लगेगा ना दुल्हन को, उसको कहेंगे इंटरफेज। और जो सिंदूर दान करने का वक्त आएगा या जयमाला करने का वक्त, उसको हम लोग कहेंगे एम फेज, मतलब तैयारी करने वाले फेज को कहेंगे इंटरफेज, और एक को कहेंगे जिसमें शादी होगा उसको कहेंगे एम फेज। समझ में आ गया? अब समझिए इंटरफेज भी तीन तरह के होते हैं। इंटरफेज भी अगर आप देखते हो तो पार्टिकुलर तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं भाई? तीन तरह। देखो, एक G1, एक S और एक G2। इससे पहले मैं सेल साइकिल का यहाँ पे एक ड्रॉ किया था, एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे आराम समझ जाओ। इस सेल साइकिल होते हैं पार्टिकुलर दो तरह के, ठीक है। तो अभी जस्ट बताया इंटरफेज और एक बताया एम फेज। तो देखो इंटरफेज का भी तीन बेटा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब समझो इंटरफेज का कितना बेटा? तीन बेटा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब समझिए एम फेज का अगर पार्टिकुलर अभी आप चलोगे, शॉर्ट में रखिएगा, एम फेज का दो बेटा, एक होता है आपको कैरोकेनेसिस और एक होता है साइटोकेनेसिस। इस दोनों को अब पहले एक होता है कैरोकेनेसिस, एक होता है साइटोकेनेसिस। ये दोनों को आप आराम से समझ जाओ कि सर कैरोकेनेसिस कब कहेंगे, ऐसे समझिए, और साइटोकेनेसिस कब कहेंगे, ऐसे समझिए। पहले इसको क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे कि एम फेज जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है कैरोकेनेसिस और एक होता है साइटोकेनेसिस। देखिए ये सेल है, आराम से समझिए, ये आपका सेल है और सेल के मिडिल में क्या होता है? न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस टूटेगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरोकेनेसिस। हम आपको 10th में ऑलमोस्ट पढ़ाए थे, अमीबा में आप याद कीजिएगा कि अमीबा एक से टूट के दो बनता है, तो उसमें क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। तो सेम वही चीज है कि सेल के अंदर सबसे पहले टूटता है न्यूक्लियस, तो जैसे ही न्यूक्लियस टूटेगा ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज कॉल्ड? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज कॉल्ड? कैरोकेनेसिस। यानी कि अगर सेल अगर टूटेगा, सेल अगर एक से दो अगर कहने का मतलब है बनेगा,
एक से दो सेल अगर बनने का प्रोसेस होगा तो उसमें सबसे पहले टूट जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक से दो टूट गया, देखिए ये न्यूक्लियस है ना। तो अगला फेज में यहाँ पे इसी को मैं इधर कर देता हूँ। नेक्स्ट फेज में क्या हो जाएगा, ये देखो न्यूक्लियस एक से टूट के दो हो गया। तो यानी कि डिवीजन, यानी कि सेल अगर सबसे पहले टूटेगा तो किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस अगर टूटेगा सबसे पहले तो उसको हम लोग कहेंगे कैरोकेनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस व्हाट इज कॉल्ड कैरोकेनेसिस। समझ में आ गया ना। अब समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट को ये समझेंगे, अब तो न्यूक्लियस टूट गया, अब इसका साइटोप्लाज्म टूटेगा, यानी कि न्यूक्लियस के टूटने के बाद देखो साइटोप्लाज्म टूटा तो देखो एक से दो सेल हो गया। तो जब साइटोप्लाज्म टूटता है तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो व्हाट इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। समझ में आ गया ना सिंपल से, कि सेल के अंदर जब न्यूक्लियस टूटेगा तो उसे कहेंगे कैरोकेनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म टूटेगा तो उसको कहेंगे साइटोकिनेसिस। सिंपल सा चीज है। एक बार और रिकैप कर लो कि सेल साइकिल किसे कहेंगे सर, तो सेल साइकिल सिंपल सी बात है कि जब सेल डिवीजन के टाइम में जितना भी सेल के अंदर चेंजिंग होगा तो उसी को कहेंगे सेल साइकिल। तो सर सेल साइकिल कितने टाइप के हैं, तो सेल साइकिल दो टाइप के हैं, इंटरफेज और एमफेज। ऐसे समझो कि कोई दुल्हन है, दुल्हन को जितना तैयारी होने में टाइम लगेगा उसको कहेंगे इंटरफेज, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेटिव फेज। और जो शादी का वक्त होगा, सिंदूर दान और ऐसे जयमाला का टाइम, तो उसको हम लोग कहेंगे एम फेज। समझ में आ गया। तो अभी समझिएगा कि एम फेज जो होता है वो उसमें दो बेटा हुआ एम फेज का, एक कैरोकेनेसिस और एक साइटोकिनेसिस। तो अगर कहने का मतलब न्यूक्लियस टूटेगा, तो जस्ट मैंने बताया तो उसको कहेंगे कैरोकेनेसिस, और अगर कहने का मतलब है साइटोकिनेसिस टूटेगा उसको कहेंगे साइटोकिनेसिस। समझ में आ गया ना भाई। तो सबसे पहले सेल डिवीजन होगा तो क्या टूटता है, न्यूक्लियस। क्या कहेंगे सिंपल सी बात है, कैरोकेनेसिस कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आ चुका है। अब आराम से समझिएगा सिंपल वे से, ये बहुत एकदम दिमाग को एकदम कूल कर लो और यहाँ पे फिट कर लो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रटिएगा कभी नहीं। आई होप कि रट के तो कभी नहीं जाओगे ये वीडियो देखने के बाद। अब समझो इंटरफेज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। क्या होता है भाई इसमें, ये क्या होता है, देखो ये है ना, सबसे पहले कौन आया, G1 ना, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट गैप फेज। क्या कहेंगे भाई, फर्स्ट गैप फेज, यानी कि सबसे पहले इंटरफेज में आया कौन, तो G1, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फर्स्ट गैप फेज। एक चीज और याद रख लो, G1 जो होता है ना वो सबसे बड़ा लंबा फेज होता है, इसको हम कह भी सकते हैं लॉन्गेस्ट फेज। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट फेज। क्या कह देंगे भाई, लॉन्गेस्ट फेज। याद हो गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं इजी से, सिंपल वे से, कि सर जीवन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज बताइए ना। हाँ तो लीजिए ना, हम आपको बता रहे हैं। जीवन के बारे में याद रखिएगा कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। टू मच रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर से मेरी बात को समझिए कि जीवन में किसका रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब ऐसे समझिए कि मेरा बॉडी है और टूट टाट के एक से दो हो गया, तो ऐसा समझ सकते हैं। अभी आप 12th में जाइएगा तो पूरा अच्छे ढंग से पढ़िएगा, बस अभी इतना समझिए कि सर ये इंपॉर्टेंट लाइन जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। याद रख लीजिएगा कि इन जीवन डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट किसमें हुआ भाई, किसमें हुआ, तो ये स्टार्ट हो जाता है किसमें, जीवन में। ये अभी तक इस सबसे नीट में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जानना जरूरी है। फिर से मैं बता दूं, अब मैं इसमें करूंगा कि इंटरफेज अगर देखो तो कितने टाइप का होता है। इंटरफेज होता है 3 टाइप का। G1 ये सीक्वेंस से डायरेक्ट नीट में डिटो क्वेश्चन पूछता है, G1, S और G2 साथ में बोलते रहो, याद होते रहेगा। कहने का मतलब है कि इंटरफेज अगर आप देखो तो इंटरफेज पर्टिकुलर 3 टाइप के होते हैं, G1, S और G2। तो सर G1 क्या होता है, तो G1 देखो सबसे है ना, सबसे पहले आया ना, इसको कहेंगे फर्स्ट गैप फेज।
सबसे बड़ा होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गेस्ट फेज। समझ में आ गया ना भाई? सिंपल से समझो कि कोई नर्सरी का बच्चा है, उसको ए लिखाने में कितना टाइम लगता है, उसकी मम्मी मतलब पूरा रो रहा के कहती है कि भाई तू जल्दी कर ले जा रहा, जल्दी कर जा रहा भाई, काहे नहीं तू सीख रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो जीवन वही है, इसको बस सिखलाया जाता है कि बेटा तू अब तैयार हो, तुम तैयार हो, स्कूल जाओ। जैसे कहते छोटा बच्चा हम लोग रहे होंगे तो मम्मी कैसे कहती हो बेटा तैयार हो तैयार हो, और हम लोग को बेल्ट नहीं पहनने आता होगा, टी शर्ट नहीं पहनने आता होगा, कितना दिक्कत होता होगा, है कि नहीं है? तो सेम वही चीज करते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम लगता होगा उस टाइम, इसीलिए जीवन को हम लोग क्या कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट फेज भी कहते हैं। और अब चलेंगे जीवन को हम लोग, जीवन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जीवन में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो नीट में क्वेश्चन यहां से आ चुका है, आने का बहुत ज्यादा चांस है, एक बार नहीं आया है, 2-3 बार आया है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज में आप याद रख लीजिएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ हुआ भाई, हुआ आपका जीवन में, और खत्म कहाँ हुआ, तो कहने का मतलब समझ सकते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो हुआ उसमें हुआ एस फेज में। खैर अभी डीएनए रेप्लिकेशन पे नहीं चलेंगे, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखिए ऐसे समझेंगे कि भाई जीवन में क्या होता है, देखो अगर क्रोमोसोम है ना भाई, ये अगर क्रोमोसोम है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये अगर भाई एस फेज है ना, तो एस फेज में अगर ये क्रोमोसोम है ना, तो इसमें क्रोमोसोम मोटा जाता है, क्रोमोसोम मोटा हो जाएगा। फिर समझिए कि एस फेज में क्रोमोसोम मोटा हो जाएगा। देखिए ये एस फेज में ये क्रोमोसोम जो है, एस फेज में ये क्रोमोसोम ये मोटा हो जाता है। एस फेज में क्या हो गया, मोटा। तो मोटा हुआ तो क्या हुआ, मतलब हम पहले पतला थे, अब हो जाएंगे मोटा। तो क्या हम एक से मेरा 2 हो गया शरीर, नहीं, एक से शरीर 2 नहीं हुआ। ऐसे समझिए कि एस फेज में, मतलब ये समझिए अगर ये एस फेज है, ये अगर एस फेज है, वो कॉन्सेप्ट है, ये अगर एस फेज है तो एस फेज में ये अगर क्रोमोसोम है ना भाई, ये अगर क्रोमोसोम है ना भाई, तो क्रोमोसोम 1 से 2 नहीं होता है, क्रोमोसोम टूट के 1 से 2 नहीं बनता है, बल्कि होता क्या है, क्रोमोसोम मोटा हो जाता है। क्रोमोसोम क्या हो जाता है, मोटा। तो मेरी बात को समझिएगा इजी से कि एस फेज में क्रोमोसोम का क्या हो गया, देखिए यहाँ पतला था यहाँ मोटा हो गया, तो क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ा। फिर से मेरी बात को समझिए, ये एस फेज में क्रोमोसोम का क्या हुआ, अमाउंट बढ़ा, न कि नंबर। और नीट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा, फिर से आराम से समझिए कि एस फेज में क्रोमोसोम जो होता है वो मोटा हो जाता है, लीमेन की तरह समझो। अभी आगे चलेंगे और भी और डीप जाएंगे, लेकिन पहले इतना समझिए कि इंटरफेज में, एस फेज में अगर एक कोई क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम अगर ये था तो कुछ देर के बाद क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ जाता है। समझ में आ गया, यानी कि क्रोमोसोम का अमाउंट किसमें बढ़ेगा, एस फेज में। देखो यहाँ पतला था और कुछ देर का मोटा हो गया, तो अमाउंट नंबर, मतलब अमाउंट क्रोमोसोम का किसमें बढ़ा, अमाउंट क्रोमोसोम का किसमें बढ़ा, एस फेज में। अब आप ही बताइए, यहाँ पे एक क्रोमोसोम था, तो क्या यहाँ मैंने क्रोमोसोम एक को 2 तोड़ा, नहीं तोड़ा। तो ऐसे समझिए, मतलब ये अगर एक क्रोमोसोम था तो इसी अगला फेज में यही क्रोमोसोम का, मतलब इसी फेज में इसी क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ गया, ना कि इसका नंबर। क्या मैंने 1 से क्या मैंने 2 किया, नहीं किया। तो आराम से समझिए, दिमाग एकदम कूल करके कि इन एस फेज नंबर विल बी इंक्रीज, सॉरी नंबर नॉट विल बी इंक्रीज। मतलब अगर क्रोमोसोम अगर 2 है तो 2 से क्रोमोसोम 4 नहीं होगा। मतलब ऐसे समझिए कि अगर क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, अब आपको तो पता होगा हैप्लॉइड किसे कहेंगे सर, तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो व्हाट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो यहाँ पे ऐसे समझिए, मैं आपको यहाँ पे एक बार और अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। ये एस फेज समझिए, एस फेज में क्या होता है कि ये अगर क्रोमोसोम है, तो एस फेज में क्रोमोसोम का ऐसे करके अमाउंट बढ़ गया। यानी समझो कि एस फेज में क्रोमोसोम का क्या हुआ भाई, अमाउंट बढ़ गया, न कि नंबर तो उतना ही है। समझ में आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे एक अगर क्रोमोसोम तो यहाँ भी क्रोमोसोम, लेकिन दिख क्या रहा है, देखने से बताओ क्या दिख रहा है, ये पतला ये मोटा, तो क्या होता है, अमाउंट बढ़ गया। यानी कि
पहला कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहीं से नीट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि एस फेज में क्रोमोसोम का क्या हुआ, तो इन एस फेज नॉट इन एस फेज अमाउंट विल बी इंक्रीज। समझ में आ गया ना भाई। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ नंबर इंक्रीज नहीं होता है, तो याद रख लीजिएगा कि एस फेज में नंबर नहीं हो बढ़ता है क्रोमोसोम का, क्या बढ़ता है भाई, तो बढ़ता है सिंपल सा उसका अमाउंट। मतलब समझो ऐसे कि एस फेज में अगर हम एस फेज में चले गए ना तो मेरा मोटाई बढ़ जाएगा, हम 1 से 2 नहीं होंगे, मतलब हम हैं तो मेरी 7 कैरेक्टर वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। बात समझ में आ गया, मतलब 1 से हम 2 नहीं होंगे बल्कि मेरा मोटाई बढ़ जाएगा। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है कि एस फेज में क्या नंबर क्रोमोसोम का बढ़ता है, तो नहीं, यानी कि अगर n है और n नंबर क्रोमोसोम, n का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम का हाफ शिफ्ट, यानी क्रोमोसोम कितना होता है, हैप्लॉइड के फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लो कि अगर क्रोमोसोम अगर n है तो क्या कहने का मतलब एस फेज में आने के बाद क्या यहाँ पे क्रोमोसोम 2n हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एस फेज में क्या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, तो जी नहीं, तो आप आंसर दीजिएगा कि नहीं, क्रोमोसोम का नंबर कभी नहीं बढ़ेगा, अगर n है तो 2n नहीं हो सकता। अब लास्ट कॉन्सेप्ट यहीं पे है। हाँ, अगर ये बोले कि अच्छा बताइए क्या इसका अमाउंट बढ़ेगा, तो कहेगा हाँ बढ़ेगा। ये अगर पूछेगा यहाँ पे आपको ये बोल दे, अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम करवा भी देते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोले कि जीवन में, आराम से देखिए, जीवन में अगर 2c मतलब अमाउंट, अगर जीवन में अगर 2c है तो क्या एस में क्या 4c हो सकता है, बताइए, खुद से बता दीजिए। हाँ हो सकता है, कहने का मतलब कि अगर जीवन में अमाउंट अगर 2 है तो क्या यहाँ 4 हो सकता है अमाउंट, तो मैंने बताया था हाँ अमाउंट बढ़ता है, एस फेज में अमाउंट बिल्कुल भी बढ़ता है। अब आगे अगर ये पूछे कि भाई क्रोमोसोम n है किसमें, जीवन में, तो आप बताइए कि क्या इसमें 2n हो सकता है, यानी कि क्या क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकता है, तो बिल्कुल ही नहीं, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता। तो एस फेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैं आई थिंक मैं आपको समझा चुका हूँगा कि एस फेज में क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ता है, मतलब क्रोमोसोम मोटा जाता है, कि ऐसा नहीं होता कि क्रोमोसोम का ब्याह हो गया और 1 से 2 हो गया। याद हो गया, समझ में आ गया। अब चलेंगे G2 पे। G2 पे कुछ मत याद रखिए, G2 में क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, बस इतना याद रखिएगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस किस में होता है, G2 में होता है। अब नेक्स्ट आपका है एक और है जो नीट में क्वेश्चन आ चुका है, याद रख लीजिएगा, G0 किसे कहते हैं, मतलब ऐसे समझिए, मान लो G0 अलग से, G0 किसे कहेंगे, तो समझो कभी कभी नहीं होता है, पढ़ते पढ़ते मन करता है क्या अब ना पढ़ेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब सेल इनएक्टिव फेज में चला जाए तो उसे कहेंगे हम लोग G0, मतलब कुछ काम ना करे, कोई प्रोसेस ही, कोई सेल में कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, तो उसको कहेंगे G0। तो देखो 2 कॉन्सेप्ट जो है नीट में बहुत पूछता है, पहला मैंने बहुत बार करा दिया, पहला कॉन्सेप्ट ये पूछता है कि अगर अमाउंट 2c था तो क्या, मतलब किसमें, जीवन में, तो क्या s में 4c हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्या नंबर बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। और एक पूछता है आपका कि बताइए सेल साइकिल में इंटरफेज कैसे होता है, तो देखो पहले G1, उसके बाद कौन होता है S फेज, और उसके बाद फिर क्या होता है भाई G2 होता है। ये आपका सीक्वेंस है, याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, कोई भी डाउट अगर होगा तो पूछिएगा। एंड इस कोरोना काल में भी आई थिंक कि मैं सोच रहा हूँ अच्छे से दे दूँ, कॉन्सेप्ट दे दूँ, आपके लिए बिल्कुल ही नया है, तो आई थिंक तो भी ऑनलाइन अगर आप बार बार रिपीट कर तो समझ सकते हो। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, वॉचिंग के लिए। चलते चलते लाइक बाइक शेयर कर देना। थैंक्स।